हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक एकांकी के लेसन बहू की विदा इस लेसन की रीडिंग करेंगे। बच्चों, इस लेसन के लेखक विनोद रस्तोगी हैं। बच्चों, इस एकांकी में लेखक ने समाज में फैली हुई दहेज की समस्या के बारे में बताया है कि ये समस्या हमारे सामाजिक जीवन को तहस नहस कर रही है। इस एकांकी में एक धनी व्यापारी जीवनलाल अपनी बहू को रक्षाबंधन के अवसर पर इसलिए उसके मायके भेजने को मना कर देता है क्योंकि बहू के मायके वालों ने उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं की थी। जब जीवनलाल की पुत्री की ससुराल वाले भी उसकी पुत्री को मायके नहीं भेजते तो जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और आखिर में वो अपनी बहू की विदा खुशी से कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, इस एकांकी पर चलते हैं। बच्चों, इस एकांकी में कुल 5 पात्र हैं, जिनमें एक जीवनलाल नाम का एक बनिया व्यापारी है, दूसरी उसकी पत्नी राजेश्वरी है, जिसकी उम्र 46 वर्ष है, तीसरा जीवनलाल का पुत्र रमेश है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, चौथी पात्र कमला है, जो रमेश की पत्नी है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, तथा अंतिम 5वां पात्र प्रमोद है, जो कमला का भाई है, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, जो रक्षाबंधन व सावन के त्योहार पर कमला को लेने उसकी ससुराल आया हुआ है और जीवनलाल से कमला को भेजने की विनती कर रहा है, परंतु जीवनलाल कमला की विदा करने से मना कर रहा है। इसके अलावा जीवनलाल का पुत्र रमेश भी अपनी बहन गौरी को लेने उसके ससुराल गया हुआ है। बच्चों, एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जिसके पात्र स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। जैसे आप लोगों के स्कूल में किसी फंक्शन में स्टेज पर प्रोग्राम में कोई नाटक होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर इस एकांकी में जब पर्दा उठता है तो जो दृश्य है वो एक कमरे का है, जो आधुनिक ढंग से सजा हुआ है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों की रैक है। कमरे के बीच में सोफा डला हुआ है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा हुआ है। कमरे में 2 दरवाजे हैं। सामने वाला दरवाजा अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का दरवाजा बाहर के बरामदे में खुलता है। दोनों दरवाजे पर पर्दे पड़े हुए हैं। दाईं ओर एक खिड़की है जो खुली हुई है, जिसके पास जीवनलाल खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जो खिड़की से बाहर की ओर देख रहे हैं। उनकी आंखों पर चश्मा है और उनके भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं और सिर गंजा है। उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है और उनसे कुछ ही दूरी पर प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा हुआ है और उसने पैंट शर्ट पहन रखी है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहता है कि क्या निर्णय किया आपने। जीवनलाल जवाब देता है कि विदा नहीं होगी, जिस पर प्रमोद कहता है, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी। जीवनलाल एकदम कहता है कि मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। फिर प्रमोद कहता है कि हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जिस पर जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हुए कहता है कि जानता हूं, ये जानकर भी अपना निर्णय सुना चुका हूं, नहीं होगी। प्रमोद फिर कहता है कि यदि मैं कमला को लिए बिना ही चला गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। जिसका जवाब देते हुए जीवनलाल कहता है कि मैं मजबूर हूं, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। दीन स्वर में प्रमोद कहता है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, प्रमोद की बात काटते हुए कड़े स्वर में जीवनलाल कहता है कि अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। प्रमोद हाथ जोड़कर जवाब देता है, जी। जीवनलाल फिर उठकर आवेश में कहते हैं कि दहेज तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस चोट का घाव आज भी हरा है। कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। प्रमोद फिर कहता है, जी, आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिस पर जीवनलाल कहता है कि मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। प्रमोद कहता है कि ये क्या कह रहे हैं आप। जिस पर जीवनलाल जवाब देता है, ठीक कह रहा हूं, मेरा फैसला आखिरी है, विदा तभी होगी जब 5,000 नकद इस हाथ पर रख दोगे। और जीवनलाल अपना दायां हाथ प्रमोद के सामने फैला देता है। प्रमोद भी आवेश में कहता है कि ये तो सरासर अन्याय है, शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते, जीवनलाल एकदम बात काट कर कहता है कि तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं।
प्रमोद अपमान से तिलमिलाकर कहता है कि बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु किंतु ये मत भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जिस पर जीवनलाल कहता है कि हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? हाँ, बेटी वाले बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? प्रमोद ने जवाब में कहा, जी। जीवनलाल फिर कहता है कि रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? प्रमोद व्यंग से कहता है कि जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल एकदम तेजी से जवाब देता है कि बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो। बेटी बेटी है और बहू बहू। इस पर प्रमोद कहता है कि ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल ने जवाब दिया, जरूर। और हाँ, उसे ये भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। और ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर जीवनलाल कहता है कि अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिलने आकर। तब तक मैं देखता हूँ कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। और दरवाजे की ओर बढ़कर जीवनलाल चले जाते हैं। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। उसके चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी छाई हुई है। हाथों में लाल चूड़ियां हैं। रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हुए है। प्रमोद के पास आकर सिर नीचा करके चुपचाप खड़ी हो जाती है। प्रमोद भारी स्वर में कहता है कि बैठ जाओ कमला। कमला पास में ही बैठ जाती है। प्रमोद पूछता है कि अच्छी तरह से तो हो? जिस पर कमला सिसकने लगती है। प्रमोद कहता है कि पागल ना बनो। कमला रो मत। मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी में पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला सिसकती हुई पूछती है कि भैया क्या? प्रमोद कहता है कि घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। कमला समझ नहीं पाती और पूछती है कि मरहम? जिस पर प्रमोद जवाब देता है कि हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। जिस पर कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। फिर प्रमोद कहता है कि तुम चिंता ना करो, कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक ही जाएगा। कमला परेशान होकर विनती करती है कि मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। जिस पर प्रमोद कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेली के साथ माँ के घर बिताओ? कमला जवाब देती है कि किस लड़की की ये इच्छा नहीं होगी भैया, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? साल 2 साल में विमला का ब्याह भी तो आपको करना है। आवेश में आकर प्रमोद बीच में ही बाट काट कर कहता है, लेकिन तुम। जिस पर कमला तुरंत कहती है कि मेरी चिंता आप ना करें। सच, विदा न होने पर मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। प्रमोद कहने लगा, कमला। जिस पर कमला कहती है कि गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। हर समय हंसती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आप विश्वास करें भैया। प्रमोद फिर कहता है, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा। कमला, कागज के 2 टुकड़ों पर यानी पैसों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? कमला ने जवाब दिया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूर्ति हैं ही। बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं। समय के साथ वे सब भूल जाएंगे। जिस पर प्रमोद कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। तभी अंदर से राजेश्वरी आती है, जिसका गोरा रंग, स्वस्थ शरीर है। सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हुए है। राजेश्वरी आते ही पूछती है कि कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौंक पड़ता है और कमला और प्रमोद उठने का प्रयास करते हैं। जिस पर राजेश्वरी बैठती हुई कहती है कि बैठे रहो तुम लोग, और हंसकर पूछती है कि क्या बात हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद जवाब देता है कि बस कुशल प्रेम पूछ रहा था। राजेश्वरी पूछती है, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला अपनी नजर नीची कर लेती है। जिस पर राजेश्वरी कहती है कि समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की नहीं सुनते। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे,
मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन यानी चुप रहता है। जिस पर राजेश्वरी कहती है कि मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसा रमेश वैसे ही तुम। बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद हिचकते हुए जवाब देता है कि जी, जी रुपए की तो कोई बात नहीं हुई। वे तो, राजेश्वरी एकदम बीच में ही बात काट कर कहती है कि माँ से झूठ बोलते हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। प्रमोद कहता है, जी आप, राजेश्वरी फिर प्रमोद की ओर गहरी नजर से देखती हुई बोली कि कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में कहता है कि 5,000। राजेश्वरी कहती है कि बस, मैं देती हूं तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ती हुई कहती है कि मैं अभी लाती हूँ। जिस पर प्रमोद उठकर कहता है कि ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद कहता है कि मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्ति बनी हुई बैठी रहती है। राजेश्वरी लौटती हुई कहती है कि ये क्या कर रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ती हुई कहती है कि जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर धीरे से बढ़ता है। राजेश्वरी जोर देकर कहती है कि जाती क्यों नहीं, और गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई कहती है, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की के बाहर देखने लगता है। जीवलाल बाहर से कहते हैं कि अरे, सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से फिर कहती है कि जा बेटी, तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले दरवाजे की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल कहते हैं कि अरे, तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। और प्रमोद की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी चिढ़कर कहती है कि कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो बेढंगी बातें। जिस पर जीवनलाल कहता है कि ये लो, इसमें कौन सी उल्टी बात है। राजेश्वरी कहती है कि तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। जीवनलाल कहते हैं कि तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद तुम ही बताओ, मैंने कोई बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कहता है कि ठीक ही कहा आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिनके पास पैसा नहीं, वह नाक मूछ छोते हुए भी नकटा है, मूछ कटा है। तभी हॉर्न की आवाज आती है। जिस पर जीवनलाल खुशी के स्वर में कहता है कि आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है। उसकी नजर बाहर वाले दरवाजे की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले दरवाजे के पर्दे की ओट में यानी आड़ में कमला खड़ी है। जीवनलाल बड़े उत्साह से दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। इकहरे बदन का सुंदर नवयुवक है। वह पैंट और कमीज पहने हुए है। हाथ में बरसाती कोट है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले दरवाजे का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराते हुए पूछते हैं कि गौरी कहाँ है? रमेश धीमी आवाज में कहता है कि वह नहीं आई। जिस पर जीवनलाल पूछता है कि नहीं आई, क्यों? तबीयत तो ठीक है। रमेश जवाब देता है कि जी हाँ। जीवनलाल पूछता है कि फिर? रमेश जवाब देता है कि उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी आश्चर्यचकित होकर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंपन होता है, जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देखता है। जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो, पूछता है कि विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश जवाब देता है कि कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जिस पर जीवनलाल बिगड़कर कहता है कि हमने जीवन भर की कमाई दे दी है और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लालची कहीं के। राजेश्वरी उठकर कहने लगी कि उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें,
पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। जिस पर जीवनलाल कहता है कि मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी बीच में ही बात काटकर कहती है कि अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ देर पहले तो। जीवनलाल डांटते हुए कहते हैं कि चुप रहो तुम। राजेश्वरी कहती है कि बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि। जीवनलाल राजेश्वरी की बात को अनसुनी करके कहने लगते हैं कि मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं। राजेश्वरी तभी कहती है कि तुम भी तो किसी बेटी की विदा ना करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर कहता है, गौरी की माँ। राजेश्वरी कहती है कि अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरों की बेटी के लिए दूसरों को दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, तो ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना ही शांति। जीवनलाल बेचैनी से हाथ मलते हुए सिर नीचे झुकाकर इधर उधर टहलने लगते हैं। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल कहता है कि बहू और बेटी, बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ नहीं आता। राजेश्वरी कहती है कि अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हुए कहता है कि शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहता है कि अब मुझे बाबूजी आज्ञा दीजिए। जीवनलाल चौंक जाते हैं। प्रमोद कहता है कि मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूं। प्रमोद दरवाजे तक आता है, फिर घूमकर कहता है कि मैं जल्दी ही आऊंगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना भूलूंगा नहीं। जीवनलाल दुखी स्वर में कहते हैं कि ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से कहता है कि बाबूजी। जीवनलाल सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। और राजेश्वरी की ओर मुड़कर कहता है कि अरे, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू विदा नहीं करनी है क्या। कमला का हाथ पर्दे की आड़ में हो जाता है। वह खुशी के आंसू पोंछती हुई जल्दी से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये एकांकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस एकांकी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि दहेज एक सामाजिक कोड है। समाज में जब तक हम बहू को बेटी के समान दर्जा नहीं देंगे, तब तक मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हमें सिखाता है कि जो व्यवहार हम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हैं, वही हमें दूसरों की बेटी के साथ करना चाहिए। रिश्तों की बुनियाद पैसों पर नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार पर होनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।